नमस्कार मित्रों। आज हम एक नए अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। वो अध्याय अपठित बोध से संबंधित है। और ये जो अपठित बोध आज हम देखने वाले हैं, ये कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का जो हिंदी का कोर कोर्स चलाया जाता है, मतलब आधार हिंदी जिसे कहा जाता है, उस कोर हिंदी के बारे में, कक्षा 11वीं और 12वीं के बारे में जो अपठित बोध ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, उसको हम हल करने के बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपठित बोध किसे कहा जाता है। अपठित मतलब जो कभी पढ़ा न हो, मतलब हमारे पाठ्यक्रम के बाहर का गद्य का एक आधा अंश प्रस्तुत किया जाता है या अपने पाठ्यक्रम के बाहर का एक आधा पद्य का अंश प्रस्तुत किया जाता है और उसे प्रस्तुत कर कर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो बोध कराने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है अपठित बोध। मतलब अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को यहाँ पर आपके सामने प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब उसकी परिभाषा अगर करनी हो तो साधारण भाषा में ऐसी बन जाएगी कि ऐसे गद्य का या ऐसे पद्य का एक छोटा सा अंश जो हमने पाठ्यक्रम में न पढ़ा हो और वो परीक्षा में आपको प्रश्न रूप में प्रस्तुत कर कर उसके उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है, उसे कहा जाता है अपठित बोध। अब ये जो अपठित बोध है, ये परीक्षा में प्रस्तुत करने का या परीक्षा में पूछने का या प्रश्न पत्र में आने का मुख्य उद्देश्य यही रहता है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का यही उद्देश्य रहता है कि बच्चों की वहाँ पर विषय वस्तु समझने की क्षमता वो जानना चाहते हैं। उसी के साथ भाषा और शैली में संबंधों की खोज करने की जो क्षमता होती है उसको भी जांचा जाता है। और उसके बाद जो है अवबोध क्षमता को भी जांचा जाता है कि बच्चा कितना कम समय में, इतने कम समय में वहाँ पर कुछ अवधारणा, कुछ बातें जल्दी समझ सकता है, कितनी उसकी सूझबूझ है, ये सब वहाँ पर परखा जाता है। तो याद रखना है कि जो अपठित बोध है ये कक्षा 11वीं के और कक्षा 12वीं की जो आधार हिंदी है, जो कोर हिंदी है, उसमें 15-15 अंक के लिए रहता है। मतलब कक्षा 11वीं की कोर हिंदी में 15 अंक के लिए अपठित बोध रहता है, कक्षा 12वीं के कोर हिंदी में 15 अंक के लिए अपठित बोध रहता है। अब कक्षा 12वीं की अगर बात करें हम और कक्षा 11वीं की अगर बात करें, दोनों में भी समान रूप से यहाँ पर प्रश्न वो दिया गया है, प्रारूप उसका समान है, लेकिन कक्षा 12वीं में जो है वहाँ पर गद्यांश और पद्यांश को विकल्प दिए जाते हैं। एक से अधिक गद्यांश और पद्यांश प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें जो आपको आसान लगे उसे हल करने की आपको इतनी छूट दी गई है। याद रखना है कक्षा 11 का जो अपठित बोध है उसमें सबसे पहला जो है प्रश्न रहेगा अपठित गद्यांश पर आधारित। जो अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा उसे में 10 प्रश्न रहेंगे और वो 10 अंकों के होंगे। मतलब ये जो प्रश्न होंगे वस्तुपरक होते, वस्तुनिष्ठ होंगे, एक वाक्य में हल करना होगा। और वो वाक्य में, एक वाक्य में हल करते समय याद रखना है आपको कि 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए होंगे। जो मुख्य उत्तर है, जो सही उत्तर है, वही उसमें कम शब्दों में आपको लिखने का प्रयास करना है, एक वाक्य में लिखने का प्रयास करना है। इस तरह से पहले जो 10 प्रश्न हैं वो अपठित गद्यांश पर रहेंगे और उसके बाद जो उप प्रश्न दूसरा रहेगा वो रहेगा पद्यांश पर आधारित, अपठित पद्यांश पर आधारित। उसमें 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंकों के लिए। और इस तरह से अपठित गद्यांश 10 अंकों के लिए रहेगा, अपठित पद्यांश 5 अंकों के लिए रहेगा। और इस तरह से हिंदी कोर कक्षा 11वीं में जो है आपको अपठित को 15 अंक के लिए पूछा जाता है। उसके बाद कक्षा 12वीं में अगर देखा जाए हिंदी कोर यानी हिंदी आधार में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी अपठित गद्यांश जो है वो 10 अंक के लिए रहेगा। मतलब 10 प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, वस्तुपरक प्रश्न रहेंगे और उस वस्तुपरक प्रश्न जो है आपको एक वाक्य में लिखने होंगे और वो 10 प्रश्न अपठित गद्यांश पर रहेंगे 10 अंक के लिए। और जो बाकी पद्यांश है उस पद्यांश पर भी 5 अंक रहेंगे और वो भी 5 प्रश्न होंगे। तो वहाँ पर भी जो प्रश्न है वो भी 1 अंक के रहेंगे। मतलब वो भी प्रश्न वस्तुपरक यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब एक तौर से हमने जान लिया कि कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का जो कोर है, हिंदी कोर है, जो आधार हिंदी कहा जाता है, वो कोर्स में 15-15 अंक के लिए बोर्ड में प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुपरक प्रश्न, और उसे आपको उच्च कोटि से हल करना होता है। वो अंक आपको वहाँ पर हासिल करने होते हैं। तो लेकिन इसके लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये जो है पाठ्यक्रम से होता ही नहीं है। कहाँ से गद्यांश आएगा, कहाँ से पद्यांश आएगा, हमें पता ही नहीं रहता, वो पाठ्यक्रम के बाहर होता है। इस वजह से हमें इस 15-15 अंकों को हासिल करने के लिए कक्षा 11 में 15 अंक हो या कक्षा 12 में 15 अंक हो, वो प्राप्त करने के लिए
कक्षा 12 की या कक्षा 11, ये जो अपठित बोध से संबंधित 15-15 प्रश्न है और 15-15 अंक है उसके, वो हासिल अगर हमें करने हैं बिना पढ़ाई के सूझबूझ से, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप उस बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको उच्च कोटि के अंक मिल सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप जब गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे तो उसे 2-3 बार पढ़ना है, और 2-3 बार पढ़ने के बाद उसके मूल भाव को, उसके केंद्रीय भाव को, उसके भावार्थ को और उसकी जो संदेश है, जो सीख उसमें दी गई है, उसे हमें समझ लेना है। तब आप उसे समझ लेंगे तो आप उसके प्रश्न हल करने में आपको बहुत सारी आसानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके बाद आपको उस गद्यांश का पद्यांश को जब आप पढ़ोगे ना, तो पढ़ते समय आपको याद रखना है कि वहाँ पर उस पद्यांश में या गद्यांश में जो महत्वपूर्ण घटनाएं आई हैं, महत्वपूर्ण बातें आई है, उसे आपको रेखांकित करते चलना है, उसे आपको अधोरेखित करते हुए चलना है। जब आप रेखांकित करते चलेंगे, अधोरेखित करते चलेंगे और उसके भावार्थ को, उसकी संवेदना को, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करोगे, तब आप उस गद्यांश को या पद्यांश को कुछ जो कौशल्य पर आधारित प्रश्न होंगे वो समझने में भी आसानी जाएगी, और उस गद्यांश की और उस पद्यांश की विषय वस्तु समझने में भी आसानी जाएगी। उसके बाद उस गद्यांश को और उस पद्यांश को पढ़ते समय ध्यान रखना है कि उसमें मुहावरे आते हैं, कुछ मुहावरे आते हैं, कुछ लोकोक्तियाँ होती है, कुछ कठिन शब्दार्थ होता है, उसे आपको अधोरेखित करते चलना है। क्योंकि गद्यांश हो या पद्यांश हो, उस पर कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो व्याकरण से संबंधित होते हैं, जो भाषा के संरचना से संबंधित होते हैं। कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न और भाषा संरचना से संबंधित प्रश्न आपको उस मुहावरे और उस कठिन शब्दार्थ की वजह से हल करने में आसान हो जाएगी। याद रखना है कि वहाँ पर गद्यांश में और पद्यांश में भी एक प्रश्न होता है कि उपयुक्त गद्यांश या पद्यांश को शीर्षक दीजिए। वो शीर्षक देते समय वो प्रश्न अंत में हल करना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उस गद्यांश का, उस पद्यांश का भावार्थ, उसकी सीख, उसका मूल भाव, उसका केंद्रीय भाव और उसका संदेश समझ में आता है, तभी उस प्रश्न को वो सही रूप से कम शब्दों में शीर्षक देकर हल कर सकता है। इस वजह से इस प्रश्न को अंत में हल करना है, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना उठाना पड़े और कोई अंक आपके वहाँ पर रह ना जाए। अगली बात यह है कि आपको प्रश्न हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न जो पूछा गया है उसके अनुरूप ही उत्तर आपको उसी गद्यांश में से, उसी पद्यांश में से उसके अनुरूप ही ढूंढने का प्रयास करना है। लेकिन जैसी की वैसी पंक्ति, जैसी कोई ऐसा वाक्य आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, छापना नहीं है, तो उसको अपने शब्दों में बयां करना है और उस गद्यांश के अनुरूप ही आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है। उसकी संरचना जो है उत्तर की वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। और जब आप सभी प्रश्न हल करेंगे तो सभी प्रश्न को एक बार जो है उसके उत्तर को जांच लेना चाहिए। जो हमने प्रश्न दिए हैं उस प्रश्न को हमने सही ढंग से समझा था क्या, और उसके अनुरूप ही हमने उत्तर लिखने का प्रयास किया था। क्योंकि जल्दी जल्दी में जो है अक्सर क्या करते हैं, आप उस प्रश्न में गलतियाँ कर देते हैं और जैसे तैसा जो है छाप देते हैं, और ऐसी गलतियाँ न हो इस वजह से सभी प्रश्न के उत्तर एक बार हमें जांच लेना चाहिए। और याद रखना है कि हर एक प्रश्न के लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो कोर हिंदी है, जो आधार हिंदी है, उस हर एक प्रश्न को एक अंक दिया गया है। मतलब ये वस्तुपरक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो उसके अनुरूप ही आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना है। जो शब्द सीमा है, जो लिखने का आपकी सीमा है, कितने शब्दों का प्रयोग करना है, वो आपको ध्यान में रखना है कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में ही होना चाहिए, उसके अधिक लिख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मुख्य उत्तर, मूल भाव जो है उस प्रश्न के उत्तर में आना चाहिए। गद्यांश का भावार्थ समझ करके आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए, गद्यांश के अनुरूप ही आपको उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से कक्षा 11 के 18 अंक का कोर हिंदी का अपठित बोध होता है, कक्षा 12 का 18 अंक का अपठित बोध होता है। उसे उच्च कोटि का हल करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।